तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके समक्ष वो ये रहेगा कि जो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में हम जानेंगे पूरे हिंदी में। तो ये वीडियो आपके इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना और इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो आज का हम टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1991 के आर्थिक सुधारों की जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। हुआ क्या था कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 के दशक में देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से कई अधिक हो गया। देश में मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच गई। आयात की तीव्र वृद्धि और निर्यात में शिथिलता के कारण व्यापार घाटा अत्यधिक हो गया और सरकार भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रही थी। विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने कम हो गए थे कि वे देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने में समर्थ नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय ऋण की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा। यह ऐसा समय था जब कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। ऐसी संकट की स्थिति में भी सरकार को विकास नीतियों की आवश्यकता थी, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था दोहरे संकट में थी, क्योंकि सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इन सबके अलावा खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने विश्व बैंक, IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मांगी। इन संस्थाओं ने भारत को $7 बिलियन का ऋण दिया, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे भारत सरकार उदारीकरण की नीति अपनाएगी, अर्थात उद्योगों को विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा तथा अनेक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम किया जाएगा। भारत सरकार अपनी मुद्रा का 22% अवमूल्यन करेंगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले। आयात शुल्क को 130% से घटाकर 30% किया जाएगा। इस लक्ष्य को भारत ने 2000 से 2001 में प्राप्त किया और वर्तमान में यह स्वैच्छिक रूप से 15% निर्धारित किया गया है। उत्पाद शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। सभी सरकारी खर्चों में 10% की कमी की जाएगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे और देश वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी थी। तो हम उदारीकरण के बारे में अब जानने जाएंगे कि उदारीकरण क्या है और इसका आने से क्या क्या परिवर्तन आए। तो उदारीकरण का अर्थ बाजार को मुक्त करना अथवा उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो है सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ करता था, तो उन्हीं को सरकार द्वारा ऐसा किया गया कि उदारीकरण की जो भावना है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है कंपनियों में या किसी भी अन्य जगह पे, वो कम होने लग जाएगा। तो एक समय ऐसा आया जब आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही देश की वृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। इस दौर को कोटा परमिट राज के नाम से जाना जाता था, जहाँ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए औद्योगिक अनुज्ञप्ति लाइसेंस की मांग की जाती थी। यह एक जटिल, लंबी और उद्योग विरुद्ध व्यवस्था थी जो केवल लाल फीताशाही को बढ़ावा देती थी। उदारीकरण इन्हीं जटिलताओं व प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ हो गए थे, किंतु 1991 की सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। उदारीकरण नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा इस माध्यम से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, नियमित आयात और निर्यात के साथ अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, फिर देश के वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार करना और देश के कर्ज में बोझ को कम करने का प्रयास करना इत्यादि। फिर हम पढ़ेंगे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो निजीकरण से तात्पर्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन में निजी क्षेत्र को भागीदारी प्रदान करना। निजीकरण के निम्न तरीके होते हैं। पहला, विनिवेश। निजीकरण की सर्वविदित पद्धति आम जनता को सार्वजनिक उपक्रम की इक्विटी बेचना है, इसे ही विनिवेश कहते हैं तथा यह पूर्ण या आंशिक हो सकता है, अर्थात सरकार एक उपक्रम में अपना संपूर्ण हिस्सा या इसका कुछ प्रतिशत बेच सकती है। यह भी 2 माध्यम से किया जा सकता है, पहला सीधा बिक्री और दूसरा इक्विटी की पेशकश।
किंतु इसमें चुनौती यह है कि कई बार विदेशी निवेशक बिक्री के लिए पेशकश किए गए उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया खर्चीली है और लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सरकारी परिसंपत्ति को अलग अलग बेचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है तथा यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि सभी नियमों का पालन किया गया हो। निजीकरण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारना, लोक क्षेत्र की कंपनियों के कार्यभार को कम करना, उत्पादकता एवं आय में वृद्धि, विनिवेश से धन बढ़ाना, सरकारी संगठनों की कुशलता में वृद्धि, उपभोक्ता को बेहतर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना तथा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो यह है उदारीकरण के जो है मुख्य उद्देश्य या निजीकरण के मुख्य उद्देश्य, कि निजीकरण के कौन कौन से लाभ होने वाले हैं, ये सब मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया है। तो फिर आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो आमतौर पर वैश्वीकरण को किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में देखा जाता है, किंतु वैश्वीकरण एक आर्थिक घटना नहीं है। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व में व्यक्ति, वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा, तकनीक व यहाँ तक कि संस्कृति का भी निर्बाध प्रवाह है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक अधिक एकीकृत करना। इसके आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक व सांस्कृतिक पहलू होते हैं। साधारण शब्दों में यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। यही कारण है कि इसे भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके निम्नलिखित आयाम हैं। पहला, आउटसोर्सिंग। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है जिसका चर्चा के बिना वैश्वीकरण की चर्चा अधूरी है। वस्तुतः प्रौद्योगिकी ही वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाया है। आउटसोर्सिंग में कंपनियां किसी बाहरी संस्था से सेवाएं प्राप्त करती है जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। इन सेवा को जरूरतमंद संस्था को बेचती है। संचार के माध्यमों में आई क्रांति व प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने, जिसे प्रापन कहा जाता है, की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम जैसे इंटरनेट आदि इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत दूसरे देशों तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारों उपरांत इसे विश्व स्तरीय आउटसोर्सिंग का एक गंतव्य बना दिया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण क्या होता है और क्या क्या इनके उद्देश्य थे और इनको क्यों लाया गया। तो चीन में ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति पहले से ही अपना ली गई थी, तभी आज वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इतना मजबूत हो पाया है। और भारत द्वारा इसे लेट में अपनाया गया, जिससे आज भी भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में ना आके विकासशील देशों की श्रेणी में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये LPG रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी और हमने इसे अपनाया। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो की अपडेट के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।